तो लीजिए सुनिए दुखम सुखम उपन्यास का 10वां अध्याय। लेखिका ममता कालिया। आगरे के गोकुलपुरा में रहते हुए कुछ दिन तो इंदु और बेबी मुन्नी का मन बहुत लगा। अगल बगल होते हुए भी आगरे और मथुरा की सभ्यता संस्कृति बिल्कुल अलग थी। घर की दिनचर्या भी भिन्न थी और फिर यहाँ इंदु के ऊपर काम की अनिवार्यता और जिम्मेदारी नहीं थी। मन हुआ तो भाभी के साथ कपड़े धुलवा दिए, तरकारी कटवा दी, नहीं हुआ तो बच्चों को लेकर छत पर चली गई। इंदु के 4 भाई थे, जिनमें से 2 अभी पढ़ रहे थे और बड़े 2 भाइयों ने यहाँ बीच बाजार में दवाओं की दुकान खोली थी, फ्रंटियर गुप्ता स्टोर। बड़े भाई इंटर पास थे और छोटे भाई ने फार्मेसी में डिप्लोमा किया था। पश्चिमी पंजाब में अपना समृद्ध सराफा व्यापार छोड़कर दवाओं की शीशी और गोलियों में मन लगाना आसान तो नहीं था, पर उन्होंने अपनी सूझबूझ से बहुत जल्द व्यापार जमा लिया। कालीचरण और लालचरण को दवाओं की अच्छी जानकारी हो गई। वे दवाओं के साथ आया साहित्य और निर्देश पुस्तिका खूब ध्यान से पढ़ते। रोगी को दवा देते समय वे सलाह भी देते, यह खाली पेट खाना, यह दवा नाश्ते के बाद की है, इस दवा से खुश्की हो जाती है, दूध जरूर पीना। रोगी अभिभूत हो जाता, उसे लगता बिना फीस दिए यहाँ संयुक्त में डॉक्टर मिल जाता है। उन दोनों बड़े भाइयों को लोग डॉक्टर साहब कहते। दुकान खुलने से पहले लालचरण पिछले कमरे में अक्सर खरल में अनेसिन और एस्प्रो की गोलियां पीसते और उनकी छोटी पुड़िया बना लेते। यह सिरदर्द बदन दर्द की पुड़िया थी। इसका कागज सफ़ेद रहता और हर पुड़िया पर नंबर लिखा रहता। इस तरह बैरालगन और बेलेडिनॉल की गोलियां पीसकर वे पीले कागज में पुड़िया बनाते, जिन पर नंबर 2 लिखा रहता। यह पेट दर्द की पुड़िया थी। इन 2 पुड़ियों के चलते लालचरण ने बहुत यश और धन अर्जित किया। सीधे साधे अनपढ़ ग्राहक उन्हें 2 पुड़ियों का जादूगर मानते। कालीचरण ने मिक्सचर बनाना सीख लिया था। उनके मिक्सचरों में खांसी, जुकाम, बुखार और बदहजमी ठीक हो जाती। फ्रंटियर गुप्ता स्टोर की कमाई अच्छी थी। रात 9 बजे दोनों भाई जब दुकान बढ़ाकर लौटते तो उनकी जेबें नोटों और फुटकर पैसों से फूली रहती। सारा पैसा वे एक रुमाल पर उड़ेलकर गिनते और कुछ रेजगारी रोककर बाकी पैसे रुपए तिजोरी में रखते जाते। यह रेजगारी वे बीवी बच्चों में बांट देते। उनकी घर लौटने की बच्चे बच्चे को प्रतीक्षा रहती। अक्सर माँ बच्चों में बहस हो जाती। माएँ चाहती कि बच्चे अपनी रेजगारी उनके पास जमा रखें और बच्चे कहते पापा ने हमें दिए, हम अपनी गुल्लक में डालेंगे। इंदु के आने पर रेजगारी में 3 हिस्से और बनने लगे। बड़े भाई कालीचरण इंदु बेबी मुन्नी को भी पैसा देते। इंदु निहाल हो जाती। भाई का प्यार और अपनापन वह अपनी आत्मा तक महसूस करती, लेकिन भाभियों के चेहरे कठिन हो जाते। प्रकट में तो कुछ ना कहती, लेकिन चौके में बैठ खुसुर फुसुर करती और बीबी जी जाने कब विदा होंगी। कालीचरण लालचरण की एक और आदत थी। रोज रात को वे मौसम की कोई ना कोई खाने की चीज घर जरूर लाते। कभी लीची तो कभी खुबानी, कभी चेरी। इस तरह वे एबटाबाद के उन दिनों को वापस लौटाने की चेष्टा करते जब उन्होंने ये सब फल इफारत में देखे और खाए थे। दालमोठ और तले हुए काजू तथा सेम के बीज भी उन्हें पसंद थे। फुर्सत के किसी छोटे से हिस्से में लालचरण पंछी या अग्रवाल हलवाई के यहाँ से ये नमकीन खरीद कर रख लेते। उन सब की थाली जब परोसी जाती, उसमें भोजन के साथ थोड़े से काजू, सेम बीजी और दालमोठ जरूर रखी जाती। इंदु के आने पर भाइयों को ना जाने कब के भूले बिसरे स्वाद याद आने लगे। कालीचरण कहते, इंदु तुझे पता है अम्मा जी काजू के बड़े कैसे बनाती थी? इंदु इन दिनों बच्ची की तरह चहक रही थी। हाँ भैया, मैं ही तो दाल पीसती थी। इमाम दस्ते में राई कूटना, मर्तबान में तले हुए बड़े और पानी डालना सब मेरे काम था। अम्मा जी से उठा बैठा कहाँ जाता था। ये भाभी और रुक्मणी बनाती हैं पर स्वाद नहीं आता, लालचरण कहते। भाभी अतन जाती। रुक्मणी अपनी बैठी आवाज में प्रतिवाद करती। चाहे कितना भी अच्छा बना दो तो यही कहेंगे कि अम्मा जी जैसा नहीं बनता। हाँ, कोई कसर रह जावे है, लालचरण कहते। भाभी अब मर्तबान में हिंग का धुआं देती हैं कि नहीं? इंदु पूछती। हम तो हिंग पिट्ठी में डालते हैं। हाँ, हम तो सभी डालते हैं। मर्तबान में हिंग की खुशबू जरूर होनी चाहिए, उससे बड़ों में स्वाद आता है। हमें तो पता ही नहीं मर्तबान में हिंग कैसे मली जाए। वह लो, सीधी सी बात है। बलता हुआ अंगारा चिमटे से उठाकर साफ जमीन पर रखो, ऊपर से हिंग की छोटी सी डली डाल दो, उसके ऊपर मर्तबान मुंदा बार दो, 5 मिनट वैसे ही पड़ा रहने दो। अब मर्तबान उठाकर जल्दी से उसके मुंह पर ढक्कन बांध दो। 5 मिनट बाद ढक्कन खोलकर मनमर्जी अचार डाल दो। बीबी जी, ऑपर डाल के जाने काजी के बड़े, हम पे ना होवे इतनी पंचायत। कालीचरण ने अनुज पत्नी को डांट दिया। इंदु के मत्थे मर दिया काम, तुम कुछ सीखोगी कि गंवारी बनी रहोगी?
देखेंगे क्या रोज बहन खिलाएगी, कहकर दोनों भाभियां सामने से हट गई। इंदु को एहसास हुआ कि भाभियां बुरा मान गई। उसने अस्फुट स्वर में कहा, भैया आप ही क्यों ले बैठते हो ऐसी बातें? अम्मा जी गई, उन्हीं के साथ कितनी सारी चीजें चली गई, किस किस को याद करोगे? देखा जाए तो वे सब लड़कपन के स्वाद थे जिनमें उत्तर पश्चिमी पंजाब सीमांत का हवा पानी और माँ का हाथ शामिल था। गहनों के कारोबार की समृद्धि जीवन के हर पहलू में झलकती। एबटाबाद में माँ के हाथ की बनी गुच्छी की रसेदार तरकारी इतनी लजीज होती कि चाहे कितनी भी बने थोड़ी पड़ जाती। तीनों भाई बहन उसे बोटी की सब्जी कहते। रसे में डूबकर गुच्छियां फूल जाती। उन्हें चूस चूस कर स्वाद लेने में सामिश भोजन का आनंद आता। इसी तरह से मेथी दाने की खट्टी मीठी चटनी, खरबूजे के बीज और काली मिर्च की तिनगिनी केवल यादें ही बनकर रह जाती। इंदु ने देखा आजकल दोनों भाभियां उससे कम बोलती। आपस में उनकी बातचीत पूर्वतः चलती। उसके आने पर वे चुपचाप चौके में के काम में लग जाती। बच्चों में कोई दूरी नहीं थी। बड़े भाई के तीनों बेटे श्याम, रवि और विनय, छोटे भाई का बेटा सुशील बेबी मुन्नी के साथ मिलकर धमा चौकड़ी मचाते। विनय बेबी की उम्र का था। बेबी उसकी किताब फाड़ देती, वह मारने लपकता तो दोनों में गुत्तम गुत्ती भी हो जाती थी। बेबी दौड़कर इंदु की गोद से लिपट जाती कि मम्मी अपने घर चलो, भैया गंदा है। इस बार सुरेश घर आया तो इंदु ने कहा, सुरेश मुझे यहाँ छोड़कर तू तो भूल ही गया, बहन को वापस भी ले जाना है। सुरेश, नहीं भूला, मैंने तो सोचा था वहाँ काम में खड़ती हूँ, जरा आराम कर लो। नहीं भैया, वहाँ जीजी को परेशानी हो रही होगी। इंदु, जीजी मेरी मुसीबत यह है कि अगले हफ्ते मेरे इम्तिहान शुरू हुए हैं, मैं एक भी दिन बर्बाद नहीं कर सकता। कहो तो तुम्हें रेल में बैठा दूं, वहाँ दादाजी उतार लेंगे। क्या बताऊं भैया, ससुराल में ऊँट कौन करवट बैठे है किसे क्या पता। इसी बात में किल्लप होना शुरू कर दे। ये भी दिल्ली में है, सो और मुश्किल। एक दो दिन दिमाग दौड़ाने में लग गए कि इंदु वापस कैसे जाए। भाभियां ननद के जाने के प्रस्ताव से इतनी उत्साहित हो गई कि उन्होंने ढेरों पकवान बना डाले। बच्चियों के लिए रेडीमेड फ्रॉकें आ गई और इंदु के लिए ऑर्गेंडी की साड़ी। इंदु ने दबी जुबान में से कहा, दादाजी, जीजी और भग्गो के लिए कुछ हो तो मैं सिर ऊंचा करके जाऊं। भाभियों ने दरिया दिली दिखाई। सबके लिए धोती, जोड़ा और कमीज जम्पर का इंतजाम किया गया। भाइयों के लिए दुकान छोड़ना मुमकिन नहीं था। उन्होंने इंदु को इंटर क्लास की टिकटें थमाकर कहा, हमारी पहचान के श्याम सुंदर मोदी इसी गाड़ी से मथुरा जा रहे हैं, वह तुम्हारी देखभाल कर लेंगे। इंदु ने एक नज़र उन्हें देखकर हाथ जोड़ दिए। वे ठिगने, अधेड़, सेठ किस्म के आदमी थे जो गाड़ी चलने के पहले ही अपनी बर्थ पर लेटकर फिल्मी दुनिया पढ़ रहे थे। इंदु किसी भी तरह मथुरा पहुंचना चाहती थी। उसने भाइयों से चिंता मुक्त किया, क्या फिक्र न करे, खाना पीना पानी सब मेरे पास है, आप चलें, नमस्ते। इंटर के डिब्बे में बहुत थोड़े यात्री थे। एक पूरी बर्थ पर बेबी मुन्नी और इंदु बैठ गए। शाम 4 बजे गाड़ी चली। इसको मथुरा पहुंचाने का निर्धारित समय 6:30 था। अक्सर यह लेट हो जाती थी। आखिर कितना लेट होगी, यही सोचकर इस गाड़ी को चुना गया। फिर स्टेशन के इतनी पास घर होने से इसका भी डर नहीं था कि इंदु घर कैसे पहुंचेगी। कोई ना कोई घर से आ ही जाएगा। कितनी भी लदड़ हो, गाड़ी आखिर बढ़ तो मंजिल की ही और रही थी। खिड़की से रह रहकर कोयला आ रहा था। मोदी जी लद से ऊपर से उतरे और उन्होंने एक झटके से खिड़की बंद कर दी। बेबी मुन्नी चिल्लाने लगी, खिड़की खोलो मम्मी, खिड़की। बौखलाकर मोदी जी ने खिड़की आधी खोल दी। बच्चों को सरकाकर वे इंदु के पास बैठ गए। इंदु को बड़ी अभद्रता लगी। उसने अपने आप को कुछ समेट लिया। मोदी जी ने बातचीत की पहल की। आपके घर में कौन कौन है? पूरा परिवार है, इंदु ने कहा। लालचरण बता रहा था इन बच्चों के बाप तो दिल्ली में रहते हैं। इससे क्या, घर तो उन्हीं का है। नहीं, आपको तो बड़ी परेशानी होती होगी तब सास के चंगुल में। सास मेरी माँ जैसी है, इंदु ने कहा और अपनी जगह से उठकर बच्चों के पास खिड़की से लगकर बैठ गई। बेबी रोने लगी, हम खिड़की पर बैठेंगे। इंदु ने बेबी को गोद में ले लिया। मोदी जी ने मुन्नी को पुचकारा, आजा बेटा चाचा की गोदी। मुन्नी घबराकर माँ से चिपक गई। ऊपर से इंदु शांत मुद्रा में खिड़की से बाहर नजर टिकाई थी। अंदर उसका दिल धड़धड़ा रहा था। डिब्बे में चढ़ते हुए उसने देखा कि मुश्किल से 7-8 मुसाफिर थे। उसे लग रहा था कि कहीं ये सब बीच के स्टेशन भरतपुर पर उतर गए तो वे क्या करेगी। उसने सोचा, अगर अब यह आदमी कोई हरकत करेगा तो चलती गाड़ी से कूद पड़ेगी। उसका रुख देखकर मोदी जी सामने की बर्थ पर चले गए। इंदु को सुरेश पर भी गुस्सा आया कि साथ आ जाता तो कोई फेल तो नहीं हो जाता। कुछ ही घंटों की बात थी, उसी दिन लौट आता। कालीचरण ने विदा के समय इंदु को काफी रुपए शगुन के तौर पर दिए थे। इंदु ने बहुत मना किया, रहने दो भैया,
पहले ही तो तुम्हारा बहुत खर्च हो गया। कालीचरण की आंखें पनिया गई। उन्हें लगा अपनी इस छोटी बहन को उन्होंने कुछ भी तो नहीं दिया। माँ की मौत पर इंदु आई नहीं थी, सो दोनों बहुओं ने सास का सारा गहना कपड़ा आपस में बंदर बांट कर लिया। कायदे से उसमें इंदु का भी हक बनता था। लालचरण ने बहुत सी दवाओं की पुड़िया दी। कहने लगा, रख लो, बच्चों वाला घर है, हरी बीमारी में काम आएंगे। हर एक पुड़िया पर बीमारी का नाम लिखा है। अब बिंदु ने रुमाल खोलकर देखा। दवाओं के अलावा 100 के 3 नोट और 10-10 के 2-3 नोट थे। 3 सिक्के 1 रुपए के थे। इसके अलावा सलूनों के दिन भी चारों भाइयों ने 100-100 का पत्ता उसे दिया था। बेबी मुन्नी को अलग मिले थे। दवाइयां थैले में डालकर इंदु ने रुपयों को रुमाल में लपेटकर ब्लाउज के अंदर रख लिया। मुन्नी निंदासी हो रही थी। इंदु ने बेबी को गोद से उतारकर मुन्नी को थाम लिया। बच्चे इस समय इंदु के लिए झंझट भी बने थे और कवच भी। उसने सोचा, बच्चे साथ ना होते तब यह आदमी लंपटपना दिखाता तो खींच कर एक रैप्टा लगाती, ज्यादा कुछ करता तो चलती गाड़ी से ही कूद जाती। किंतु गाड़ी बिना अटके मथुरा पहुंच गई। इंदु को इतनी उतावली थी कि वह पहले मुन्नी को गोद में संभाले खड़ी हो गई। बेबी ने उसकी साड़ी पकड़ते हुए कहा, मम्मी सामान। धीमी होती गाड़ी से इंदु ने प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई। लाला नत्थीमल बिल्लू गिल्लू का हाथ थामे खड़े हुए थे। उसने हाथ हिलाया। उसे इतनी सुरक्षा की भावना कभी पहले नहीं मिली थी जितनी इस समय मिली। उसके उतरते ही पास खड़ा छिद्दू लपक कर डिब्बे से सामान उतार लाया। बेबी मुन्नी को बिल्लू गिल्लू ने कसकर पकड़ लिया। वे भी भैया भैया कहने लगी। लाला नत्थीमल बहु बच्चों को देखकर खिल गए। छिद्दू से बोले, सामान भारी हो तो कुली कर लो। छिद्दू ने बक्सा खुद पकड़ा, डोलची बिल्लू को पकड़ाई और थैला कंधे पर टांगने की कोशिश करने लगा। इंदु पलटकर देखने लगी कि उसका रक्षक भक्षक कहाँ पर है। मोदी जी का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था। गाड़ी रुकते ही वे तो उल्टी दिशा में चल पड़े। लाला नत्थीमल ने खुशी में एक कुली को रोका, सारा सामान उसके सिर पर लदवा दिया। छिद्दू ने बेबी को गोदी में उठा लिया। मुन्नी माँ के पास जाने को मचल रही थी। उसे दादाजी ने गपची में भरकर उठा लिया। इधर आ मेरा लड्डू बाबा, माँ तो गोदी लूं। बिल्लू ने कहा, मामी हमारे लिए क्या लाई हो। इंदु बड़ी असमंजस में पड़ी। उसे तो खबर ही नहीं थी कि लीला बीबी जी यहीं पर है। इंदु ने उसका हाथ थाम कर कहा, तूने तो बताया ही नहीं क्या लाती। मैं तो तेरे लिए खूब सी दाल मोट पेठा और मठरी लाई हूँ। वो तो मुझे बहुत भाए है। सबके पहुंचने पर सारा परिवार बैठक में आ गया। विद्यावती की आंखें चमक उठी। आ गई इंदु, संभारो अपनी गृहस्थी। इतने दिनों को चली गई, जे नहीं सोचो जीजी का होगो। इंदु ने उनके पांव पड़ते हुए कहा, मुझे तो जीजी आपका ध्यान रोज आता रहा। इंदु ने डोलची खोलकर सब पकवान निकाल कर रख दिए। फैनी, घेवर, पेठा, दालमोठ, मठरी, शक्करपारे, पुए, बेसन के सेव। अब उसने बक्सा खोलकर सास, ससुर और भगवती के कपड़े निकाले। लीला ने कहा, मेरे लिए कछुनाए आए हो। बीबी जी, उन्हें खबर होती आप यहाँ पर हैं तो जरूर भेजते। हम कही रहे हैं तो हम यहीं घर के हैं। बीबी जी, आप मेरी धोती ले लो। इंदु ने अपनी साड़ी निकालकर लीला को दे दी। देखो कैसी सुलक्षणी बहू है मेरी, अपनी तियल नंद को थमा रही है। लीला ने साड़ी वापस करते हुए कहा, रख ले इंदु, मैं तो हंसी कर रही थी। मैं अब पहन ओढ़कर कहाँ जाऊंगी। लीला के चेहरे पर दुख की छाया आकर चली गई। इंदु ने कहा, बीबी जी ऐसे क्यों सोचती हैं, अभी आपकी उम्र ही क्या है। कल को नंदेव जी ही आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में चुप्पी छा गई। तभी बेबी और गिल्लू एक दूसरे के पीछे दौड़ते गए। बेबी के हाथ में सेल खड़ी का छोटा सा ताजमहल था। गिल्लू ताजमहल हाथ में लेकर देखना चाहता था। मेला है कहकर बेबी उसे छीन रही थी। पता चला श्याम भैया ने बेबी को यह खिलौना दिया था। बिल्लू, मुझे दिखाओ ना। बेबी ने हाथ पीछे हटाया। गिल्लू ने पीछे हाथ बढ़ाया। बेबी के हाथ से ताजमहल छूट गया। जमीन पर गिरकर सेल खड़ी का ताजमहल चकनाचूर हो गया। लाला नत्थीमल को गुस्सा आ गया। उन्होंने लपक कर गिल्लू का कान पकड़ लिया। तोड़ डाला ना खिलौना, चैन पड़ गयो तो है। लीला का मुंह बन गया। बात से टूटो नहीं है, बेबी ने गिरायो है। तू चुप कर लल्ली, बालक इसी तरह बिगड़ते हैं। थोड़ी देर से पीछे पिलच रहा था ना, बिना बाप का बालक है, जो मर्जी सो कर लो या कि नार निकाल दो। लीला बोली। विद्यावती ने पति को छिड़का, बच्चों की बात में बोला ना तो करो जी। क्यों ना बोले, छोरी अभी आई, कबा का खिलौना टूट गया। लीला को यकायक चंडी चढ़ गई। उसने गिल्लू के बाहाँ पकड़ा और अपने कमरे की तरफ धमाधम मारते हुए कहती, मरते भी नहीं ससुरे, मेरी जान को छोड़ गए मुसीबतें, कौन कुओं में कूद जाऊं मैं। बिल्लू दीपक को लेकर कमरे में चला गया। घर में सन्नाटा खिंच गया। इंदु का जी अकलौ गया। कितने चाव से वह घर लौटी थी। ऐसा नहीं था कि घर भर को लीला की व्यथा का अंदाजा नहीं था।
महीनों से मन्ना लाल का कोई पता नहीं था। अपने 3 बच्चों से भरी गृहस्थी को वे कच्ची डोर से लटकता छोड़ जाने कहाँ गए धुनी रमा रहे थे। गुस्सा होता तो उतरता भी, पर यह तो सीधे सीधे वैराग्य दिखाई दे रहा है, परिवार विमुखता जिससे दायित्व बोध का नकार था। उनके ना होने से चक्की का काम भी ठप पड़ गया। जियालाल मनमर्जी करने लगा था। सुबह के घंटों में जब बिल्लू गिल्लू स्कूल में होते, चक्की पर कोई काम ना होता, लीला पूछताछ करती तो कहता, सुबह सुबह कनक का नस्तर लेकर कौन निकलता है, चक्की का काम दोपहर शाम की चीज है। सरों के पेड़ जैसी अपनी लंबी सुंदर बेटी लीला को देखकर विद्यावती के कलेजे से आह निकल जाती। सोचती, लीला का कितना गलत विवाह हुआ। बनिया जाति अपने बेमेल विवाहों के लिए खासी मशहूर है। यह एक बेमेल केवल आयु का नहीं, गुणों का भी था। स्वजातीय विवाह करने के फेर में माँ बाप अपनी भोली लड़की का रिश्ता किसी काइया लड़के से कर देते तो कोमल हृदय का कठोर वर्ग से। कहीं लड़की दरिया दिल होती तो लड़का कंजूस मक्खीचूस। कई बार ऐसा संबंध हो जाता कि लड़की अनपढ़ और लड़का उच्च शिक्षित। ऐसे दंपति मन मारकर लोक लाज निभाने की खातिर एक छत के नीचे रहते, पर उनके दाम्पत्य में दरार ही दरार होती। बहू बेटियों के बारे में सोच सोचकर विद्यावती का मन आंधी का पात बन जाता। कभी इतने महीनों से बाहर था, इंदु कब तक सास ससुर और बाल बच्चों में मन लगाएगी, कहना मुश्किल था। उम्र का तकाजा था कि दोनों इकट्ठे रहते। कभी कॉलेज में पढ़ाता है, कहीं किसी से मन ना मिला बैठे। तुकबंदी करने वाले आधे बावले होते हैं। कुंती जरूर अपने गृहस्थ में रमी हुई लगती है। कभी कभार वह पोस्ट कार्ड पर अपना समाचार भेज देती कि वह राजी खुशी है। भगवान उसे राजी खुशी रखे। लीला के 10 गुणों के बीच एक भारी दोष था, उसकी बेलगाम जुबान। गुस्सा आ जाने पर वह छोटा बड़ा ना देखती थी, बस मुंह से लाल मिर्च उगलने लगती। उसकी इसी आदत के मारे उसकी ससुराल के लोगों ने उससे किनारा कर रखा था। कई पड़ोसी ने कहती, लाला नत्थीमल का स्वभाव इस लीला में ही उतर आया है। राजी रहे तो मक्खन मुलायम, न राजी हो तो दुर्वासा। इस वक्त बच्चे पिटने के बाद भूखे सो गए थे। दीपक को मारनी पड़ी, पर वह सहम कर सो गया। लीला ने लालटेन की बत्ती बढ़ा दी और बच्चों के पास दोहरी होकर पड़ गई। गुस्सा शांत हो गया, लेकिन मन अशांत था। अंधेरे में उसे अपना पिछला अगला समय से ऐसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि माँ बाप और भाभी के सामने उसने इतनी तीती बानी बोली। यही एक घर था जहां वह कभी बच्चों को लेकर आ जाती, लेकिन उन बातों का क्या जो पहले से उसकी जुबान से निकल चुकी। उसे बड़े तीखेपन से याद आया कि एक बार पहले भी पति से उसकी कहा सुनी हो गई थी। लीला ने मन्ना लाल और बच्चों के स्वेटर लक्स साबुन की चिप से धोकर सूखने के लिए आंगन की बड़ी चटाई पर फैलाए। सामने के घर का कुत्ता मोती पता नहीं कब स्वेटरों के ऊपर अपने गंदे पैरों से गुजर गया। जब लीला सूखते कपड़ों का मुआयना करने निकली, कुत्ते के पंजों के निशान देखे समझ गई मोती के सिवा और कोई नहीं। वह सोटी लेकर गली में निकली और मोती अपने घर के आसपास मंड रहा था। उसने इतनी कसकर सोटी मारी कि कुत्ता वहीं ढेर हो गया और गुस्से से फनफनाती लीला ने अपने घर आकर किवाड़ बंद कर ली। थोड़ी देर में गली में शोर मच गया कि किसी जालिम ने मोती को मार डाला। जिसने मारा है वह नरक जाएगा और क्या। मन्ना लाल अंदर बैठे सब सुन रहे थे। उन्होंने लीला से कहा, जीव हत्या करके आई, सिर से ना हो तब कुछ छूना। तो हम क्या जानबूझकर मारे हैं? उसने सारे स्वेटर बर्बाद किए, इसी से गुस्सा आए गए हो। तुझे तो मुँह पर भी गुस्से आता है, किसी दिन मोई भी मार डालेगी। तुम्हारी जुबान भी क्या चीज है? तुम और मोती एक हो क्या? हैं तो दोनों जीव। तुम तो हमेशा मारो ही बुरो बनाए हो। मुझे फांसी चढ़ा दो, जाओ ढिंडोरा पीट दो। मन्ना लाल बौखला गए। हे रे लीली, क्या कर रही है? मैं तो यूं ही कह रहा था। एक और बात थी, लीला पेट से थी। अहोई अष्टमी का त्योहार आया। लीला ने कच्ची रसोई तो खुद रांधली, मिठाई बाजार से मंगाई। जब वह आंगन की दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाकर परिवार के सदस्यों के नाम लिख रही थी तो मन्ना लाल बोले, ये देवी देवता प्रेत बने बैठे हैं, इनके नाम पर बायना निकालती हो, कंजक जिमाती हो, का फायदा? जाने कितने साधु संत भूखे निराहार घूमते हैं। अरे देना है तो उन्हें तो पुण्य भी लगे। ये बातें लीला को कुछ कुछ पहचानती थी, पर मन्ना लाल से सुनने में उसे अपनी आलोचना लगी। उसने तुनक कर कहा, सभी मनाते हैं, बाल बच्चे वाले घरों में तो अही जरूर पूजी जाए है। ये देवियां मरे हुए को जिलाती हैं, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता है। बच्चों को ठीक से पालो तो वे मरे क्यों? लीला, 3 त्योहार के दिन तुम क्या बहस लिए बैठे? हटो, पूजा करके मुंह झूठा करूँ, आज सवेरे से बरती हूँ। मन्ना लाल हंसने लगे। बिल्लू से बोले, तेरी माँ को तरमाल खावे की बान पड़ी है, तभी ना रोज व्रत करे है। लीला को भी गुस्सा आ गया। यह आदमी जितनी बार मुंह खोले है बोल ही बोले है। अच्छी बात तो इसे आवे ही ना है। क्या बकोस लिया मैंने जो सुना रहे हो?
अब कहीं कहना मुझसे कछु ना बना दूं। कहते हुए लीला ने कढ़ाई खीर मोरी पे पटक दी। अरे भगवान, ये क्या कर रही हो? बच्चे को तो खाने दो। मन्नालाल जब तक रोके लीला ने कढ़ाई में एक लोटा पानी डाल दिया। मन्नालाल दुखी हो गए। तेरे लक्षण ऐसे हैं कि तू बड़ा दुख पाएगी। जरा सी भी समवाई नहीं है तुम्हें। और त्योहार का दिन उपवास का दिन बन गया। पति पत्नी में अनबोला हो गया। कई दिनों तक बच्चों के जरिए वार्तालाप चला। फिर यकायक एक दिन मन्नालाल चक्की से ही कहीं चले गए। नीलू गिल्लू से कहा, रोना मत, मैं ढेर दिनों में आऊंगा। उस वक्त वे 2 महीने में लौटे थे।